जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एचडी क्लासिक यूट्यूब चैनल में। आरआरबी ग्रुप बी में सामान्य अध्ययन में आज हमारा होगा टेस्ट नंबर पहला। आप लोग पूरे टेस्ट को अटेम्प्ट करिएगा और आज का जो हमारा कट ऑफ मार्क है वह साथ ही 12 क्वेश्चन। अगर आप पूरा 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और उसमें से अगर आपका 12 सही होता है तो आपका समझिए तैयारी बहुत अच्छा है, और इससे कम है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मल्टीपल टाइम रिविजन जरूर करिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत आसान सा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आप जानते हैं जो भीमबेटका की गुफा है वो शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। शैल चित्र कहने का मतलब कि वहां पे चित्र बना हुआ है। शैल मतलब होता है जो पहाड़ी है उस पर चित्र बना हुआ है। तो कैसे चित्र बना हुआ है, जैसे आजकल का बनता है वैसे क्या नहीं, तो वो चित्र बनता है साथ ही कैसे, चिन्हों के रूप में बना हुआ है। जैसे इस तरह से चित्र हो गया तो चिन्हों के रूप में। अब ये चित्र कब के बने हुए हैं, तो आप कहोगे सर ये जो भीमबेटका पर चित्र है ये पाषाण काल के हैं। कब के हैं, पाषाण काल के। पाषाण काल कहने का मतलब कि प्राचीन काल के कहा जा सकता है। किस काल के, प्राचीन काल के। तो क्या मौर्य वंश से संबंधित है, तो आप कहोगे नहीं क्योंकि पाषाण काल से है। मुगल काल से तो आप नहीं, द्रविड़ काल से तो आप कहोगे नहीं। तो किस काल से है, मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। प्राचीनतम माने वही पाषाण वाला चिन्ह है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार राइट आंसर आपका कौन सा होगा, डी होगा। तो थोड़ा सा टिक लगाते वक्त ना ध्यान रखिएगा, सीबीटी का है, टिक लगाते वक्त ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, जो भीमबेटका की गुफा है इसको लेकर के पहली बात तो इसकी खोज कब की गई है, तो याद रखेंगे 1957 से 58 में इसकी खोज की गई है। खोज किया किसने है, तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है BS यानी डॉक्टर विष्णुधर श्रीधर और वाकड़कर। तो याद रखेंगे VS वाकड़कर के द्वारा खोज किया गया है। तीसरी बात की भीमबेटका की गुफा है कहाँ, अगर आपको याद है तो जल्दी बताइए। तो आप बोलोगे सर MP में है। MP का कौन सा जिला, तो आप बताओगे रायसेना जिला। ठीक है, अब रायसेना जिला MP में ही आपका पड़ता है विंध्याचल पर्वत, सॉरी विंध्य पर्वत। तो विंध्य पर्वत श्रेणी में साथी ये स्थित है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात है कि यूनेस्को का जो आप जानते हैं विश्व धरोहर स्थल ये घोषित करता है। तो यूनेस्को ने क्या किया था 2003 के अंदर जो हमारा भीमबेटका गुफा है इसको जो है शामिल किया हुआ है अपने विश्व धरोहर स्थल में। ठीक है, इतनी पॉइंट आपको यहाँ से इस पे ध्यान रखना है। अगला जो सवाल करिए, कह रहा है कि सिखों के जो गुरु हैं गुरु अर्जुन देव। आप जानते हैं गुरु अर्जुन देव ये सिखों के 5वें गुरु हैं। ठीक है, सबसे अंतिम गुरु कौन थे, कमेंट करिएगा। इनके बारे में कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पूछा कौन सा सही नहीं है। इन्हें हम सच्चा बादशाह कहते हैं, बिल्कुल। इन्होंने अमृतसर और संतोषसर नामक 2 तालाब बनाया था, बिल्कुल सही है। 1604 ईस्वी में इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की, ये भी सही है। मुगल शासक औरंगजेब नहीं साथी, औरंगजेब ने नहीं, शाहजहां ने इनको, सॉरी जहांगीर ने इनको फांसी लगाया था। ठीक है, जहांगीर ने इनको फांसी की सजा दी थी। तो इस प्रकार कह कौन सही नहीं है, तो डी वाला आपका सही नहीं है, यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए एकदम शॉर्ट नोट बनाइएगा गुरु अर्जुन देव के बारे में, इससे ज्यादा सवाल आपसे नहीं पूछेगा। जब भी पूछेगा तो इन्हीं के बारे में पूछेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये सिखों के कौन से गुरु हैं, याद रखिए 5वें गुरु। इन्हें ही हम सच्चा बादशाह कहते हैं। अमृतसर और संतोषसर नाम का जो 2 तालाब है ये रामदासपुर में इन्होंने ही बनाया था। रामदास इनके पिताजी हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो इन्होंने तारन तारा और करतारपुर नामक 2 नगर भी बसाया हुआ है। तो अगर आपसे पूछेगा करतारपुर कहाँ पे या किसको किसने बसाया था, तो आपका जवाब होगा गुरु अर्जुन देव। ठीक है, 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की। मेरे भाई ये सवाल बहुत बार पूछता है कि आदि ग्रंथ की रचना किसने की, तो आपका जवाब होगा गुरु अर्जुन देव। ठीक है, इन्होंने मुगल शासक उस समय था खुसरो, और खुसरो की लड़ाई भी चल रही थी, तो खुसरो का इन्होंने सपोर्ट किया था। इसके कारण से जहांगीर शासक बनता है और जहांगीर 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड यानी फांसी की सजा सुना देता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनके बारे में आप 3-4 बार पढ़ लेना, जो जो पॉइंट बता रहा हूँ ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए। अगला कह रहा कि निम्नलिखित में किस देश का सबसे किसे किसे देश का सबसे गहरा बंदरगाह माना जाता है। गहरा बंदरगाह, अब देखिए इस ऑप्शन में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कह रहा है किसे सबसे गहरा बंदरगाह मानते हैं, तो विशाखापत्तन जो है, विशाखापत्तन नहीं होगा विशाखापत्तन, प्लीज इसके नोट करिए। विशाखापत्तन जो बंदरगाह है वो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, देश की जगह अगर भारत लिखता तो मजा आ जाता, लेकिन देश मतलब भारत ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई राइट आंसर। अगर हम बात करेंगे विशाखापत्तन पोर्ट का, तो पहली बात तो यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। विशाखापत्तन कैसा बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह है। और विशाखापत्तन के पास ही एक पहाड़ी मिलती है, इसका नाम है डॉल्फिन नोच। इसके कारण से वहां का जो विशाखापत्तन है वहां पर बहुत ज्यादा जलवायु घटनाएं थोड़ा सा कम होती है, यानी मानसून का प्रभाव थोड़ा कम पड़ता है। ऐसा नहीं होगा कि बहुत तेज बारिश हो जाए धस जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा कि डॉल्फिन नोच नामक पहाड़ी किस बंदरगाह के समीप है, तो आपका जवाब होगा विशाखापत्तन। ठीक है, देश का सबसे गहरा बंदरगाह भी इसे माना जाता है। एक और बंदरगाह कर लीजिएगा, पाराद्वीप बंदरगाह।
क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो ये इसका लोकेशन उड़ीसा, उड़ीसा में महानदी का जो डेल्टा प्रदेश होता है, जहाँ पे महानदी का पानी गिरता है, वहां पे है आपका ये पारादीप। ठीक है, यहाँ पे जापान जो है इसको कच्चा लोहा, मैग्नीज, ये हम लोग भेजते हैं। तो हम लोग निर्यात करते हैं क्या? कच्चा लोहा और मैग्नीज। किसको? जापान को। कौन सी बंदरगाह? पारादीप बंदरगाह से, है ना। इसलिए कभी कभी इसको हम निर्यात प्रधान बंदरगाह बोलते हैं। तो अगर आपसे सवाल ऐसा पूछ ले कि निर्यात जो प्रधान बंदरगाह है उस किसको बोलते हैं, तो आपका जवाब होगा पारादीप बंदरगाह। ठीक है साहब। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तेल शोधनशाला है जो कि असम में है? असम में कौन सा तेल शोधनशाला है, मतलब जो ऑयल रिफाइनरी होती है, असम में कौन सी है? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। असम में यहाँ पे बोंगाई गांव, ये असम में पड़ेगा। बाकी बरौनी, कोयानी और बीना, ये तो आप जानते ही हैं साहब, है ना। बरौनी है बिहार में, एक्सप्लेनेशन में दिया है बहुत अच्छे से। इसे आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट कर लो, स्क्रीनशॉट नहीं या कॉपी में नोट कर लो और इसका 2-3 बार रिवीजन करना। देखो असम के अंदर कौन कौन सा है? आपका डिगबोई है, नूना माटी है, बोंगाई गांव है, नुमालीगढ़ है। बरौनी बिहार में है, फिर हल्दिया पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम, तमिलनाडु में नारीमन और चेन्नई, केरल में कोच्चि पड़ता है, महाराष्ट्र में टाम्बे, गुजरात में ये कोयली बहुत पूछता है, उत्तर प्रदेश में एकमात्र है मथुरा वाला, हरियाणा में आप जानते हैं करनाल और पानीपत है, पंजाब में भटिंडा, हिमाचल प्रदेश में मनाली है। ठीक है, बाकी मध्य प्रदेश में बीना, ये भी पेपर में बहुत आता है। ठीक है, उड़ीसा में आपका पारादीप पड़ता है। तो प्लीज इनको आप ध्यान रखना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान है जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? पहला ऑप्शन कह रहा है कि इसके तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। बिल्कुल ये बात सही है। अनुच्छेद 39 क, जिसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, जो आपका नीति से तत्व है, उसमें जोड़ा गया था। तो ये बात भी सही है। संविधान के भाग 4 क, यानी जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, ये भी जोड़ा गया था। बिल्कुल सही है, ये तीनों के तीनों जोड़े गए थे। अब जरा सा देख लीजिएगा 42वां संविधान संशोधन, एक बार इसे अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। देखिए, आप जानते हैं कि जब ये संशोधन किया जा रहा है उस समय देश के अंदर तीसरा आपातकाल लगा हुआ है और उस समय जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? इंदिरा गांधी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुल 2 चीजों पर फोकस करना है। पहली बात तो 2 नए भाग संविधान में जोड़े गए थे। कौन कौन सा भाग है? आपका भाग 4 क, जिसे आप लोग मौलिक कर्तव्य बोलते हो, वो जोड़ा गया था। और 14 क जोड़ा गया था। 14 मैंने अधिकरण नाम का, ट्रिब्यूनल नाम का एक शब्द होता है, वो जोड़ा गया था साथी, है ना। तो याद रखेंगे। तो 14 क और 4 क ये कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, पहली बात। दूसरी बात, 9 नए अनुच्छेद भी जोड़े गए थे। कितने अनुच्छेद? 9 आर्टिकल जोड़े गए थे टोटल। ठीक है, 9 आर्टिकल जोड़े गए थे, यानी 9 अनुच्छेद भी जोड़ा गया था संविधान में। अब इसमें नीति आयोग तत्व में 3 जोड़े गए थे। कौन कौन से? ये तीनों। एक तो आपका 39 क जोड़ा गया था, ठीक है, और एक आपका 43 क जोड़ा गया था, और एक आपका 48 क जोड़ा गया था। ये 3 है, बाकी के 6 हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्लास में। 39 क में दिया है समान न्याय देंगे, निःशुल्क विधिक सहायता देंगे लोगों को। 43 क में दिया गया है कि जो उद्योग होगा उसके प्रबंधन में कर्मकार को सेट करेंगे। ऐसा नहीं कि एआई पूरा लगा देंगे, मशीन लगा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। 48 क में जो पर्यावरण की रक्षा है उसका सुधार, और वन तथा वन्यजीव का सुरक्षा, ये वाला पॉइंट। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट जोड़े गए कब? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। ये सवाल आपसे पूछेगा तो आपको बताना होगा। ठीक है सर। अगला करा कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं? ये बात कहाँ पे लिखी गई है? तो देखिए, आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 63 है, अनुच्छेद जो 63 है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि भाई भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे। कौन होगा? भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक है, और ये किसी भी सदन से संबंधित नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो भारत के ये उपराष्ट्रपति होते हैं। आर्टिकल 63 में ये बात कही गई है। आर्टिकल 64 में कहा गया है कि भाई जो ये उपराष्ट्रपति होंगे ना, ये राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। तो ये बात लिखा गया है 64 में कि उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा बनेगा उसका पदेन सभापति होगा। अब देखिए, भारत में जो उपराष्ट्रपति का जो ये पद है वो कौन से देश से लिया गया है? तो आप बताना। वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। जो हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति का पद है ना, वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। यहाँ पे लिखा गया होगा। पहली बात 63, तो 63 में भारत का उपराष्ट्रपति होगा। 64 में भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा राज्यसभा का सभापति होगा और अपनी पदावधि के दौरान कोई अन्य पद का लाभ धारण नहीं करेगा। भारत में उपराष्ट्रपति का प्रावधान हम कहाँ से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए हैं। ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा। ध्यान रखना होगा कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अब चूंकि सदस्य नहीं होता है तो क्या करता है, उसका जो राज्यसभा में जो बिल जाता है उस पर वो अपना मत नहीं दे सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मत बराबर आ जाए तो वो निर्णायक मत दे सकता है, वो भी किसके रूप में? राज्यसभा के
सभापति के रूप में दे सकता है, उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं दे सकता है, सभापति के रूप में मत दे सकता है, लेकिन निर्णायक मत देगा। मतलब जब दोनों लोग का मत बराबर हो जाए, विपक्ष और पक्ष का, तब वो निर्णायक मत अपना दे सकते हैं। ठीक है साहब, ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगला, एलआईसी का राष्ट्रीयकरण निम्नलिखित में से कब किया गया था? जो एलआईसी है उसका राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया था? तो साथ याद रखेंगे एलआईसी का राष्ट्रीयकरण 1956 में किया जाता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा? सी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। अगर आपसे पूछेगा कि जो आरबीआई है इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1955, एलआईसी का 1956 में। 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये कभी कभी आता है तो 19 जुलाई 1969 को। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को किया गया था। कभी कभी ऐसा पूछ लेता है। ठीक है, सवाल है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब की गई थी? ये भी बहुत आसान सा सवाल है, पेपर में बहुत बार आता है। ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987 में होता है। ये शिक्षा से संबंधित है, यानी स्कूल से, एजुकेशन से संबंधित है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड तो 1987 में। कुछ स्कीम है, इसे याद रखिएगा, जैसे सर्व शिक्षा अभियान ये 2001 में लाया गया, साक्षर भारत मिशन 2009 में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987, राष्ट्रीय साक्षर मिशन 1988। आजकल जानते हैं इसी के आधार पर उल्लास नाम की एक ULLAS उल्लास नाम की एक योजना सरकार ला रही है। इसी के बेस पर वो उल्लास नाम की जो स्कीम है मोदी जी स्टार्ट किए हैं इसको 2022 में। ठीक है, इसके तहत जो लोग अशिक्षित हैं, जिनकी उम्र 15 वर्ष से ज्यादा है, इनको पकड़ा जाता है। मतलब इनको एक तरह से समझिएगा जैसे पकड़ करके फिर इन्हें एजुकेट करते हैं। क्लास 3 के लेवल का इन्हें ABCD सिखाते हैं, इन्हें नंबर सिखाते हैं और घोषित कर देते हैं कि ये जिला, ये राज्य साक्षर हो गया। इस समय आप देखेंगे तो कितने साक्षर राज्य हैं? तो 5 राज्य साक्षर हो चुके हैं और एक यूनियन टेरिटरी यानी लद्दाख पहला यूनियन टेरिटरी है जो कि पूर्ण साक्षर हो गया है। तो पूर्ण साक्षर कैसे हो गया है? वही उन लोगों को पकड़ करके क्लास 3 के लेवल का ABCD और इमला सिखाया जा रहा है, वो भी कागज पर। ठीक है, तो पूर्ण साक्षर हो जा रहे हैं। तो ये यही कार्यक्रम है सरकार का, राष्ट्रीय साक्षर मिशन 1988। अब जिसे उल्लास कार्यक्रम के तहत, अब जिसे क्या कहा जा रहा है? उल्लास कार्यक्रम। ठीक है, अगला है जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, ये 1994 में आया था। मध्याह्न मिड डे भोजन योजना, ये पेपर में आता है 1995। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004। स्वच्छता ही सेवा अभियान है, मोदी जी लाए थे भैया 15 सितंबर 2018 को, है ना। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है? आप जानते हैं कुल 17 सतत विकास लक्ष्य बताए गए हैं, जिसके लिए आप जानते हैं कि SDG इंडेक्स जारी किया जाता है। SDG इंडेक्स जारी किया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताना कि SDG इंडेक्स 2025 में, 26 नहीं आया, 25 में भारत की रैंकिंग क्या है? भारत कौन से स्थान पे पहुंचा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में? ठीक है, तो कितने लक्ष्य हैं कुल साथियों? 17 लक्ष्य हैं। इन्हीं लक्ष्यों को लेकर के ये इंडेक्स जारी करते हैं। जो देश इस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे 17, उन्हें जो है रैंक प्रदान किया जाता है। तो कह रहा है इनमें जो आपका लक्ष्य नंबर 5वां है, 1 से लेकर के 17 तक में जो 5वां लक्ष्य है वो कौन सा है, किसके बारे में है? तो वो लैंगिक समानता के बारे में बताता है साथी। जो जेंडर इक्वलिटी है उसको लेकर के ये बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। कुछ हम लिख दे रहे हैं, इसे आप याद करिएगा, कुछ कल के वीडियो में करा देंगे। ठीक है, पहली बात तो यह SDG 1 ये पेपर में आएगा, डेफिनेटली आएगा, ध्यान रखना। ये आपको कहता है कि गरीबी को पूरी तरह से हम समाप्त करेंगे। आज तक नहीं भारत में हो पाया और ना ही विश्व में। भूखमरी से मुक्ति कोई नहीं कर पा रहा है। लोगों के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य, इसके लिए PM ने कई सारी योजनाएं लॉन्च करी है, आभा योजना और बहुत सारी योजना सरकार लॉन्च कर रही है। गुणवत्तापरक शिक्षा, एजुकेशन की बात हो रही है। लैंगिक समानता देखिए यहाँ पे, स्वच्छ जल, इसके लिए भी मोदी सरकार ने काफी काम करी हुई है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर लोग पैसा खा जाते हैं, तो क्या ही किया जा सकता है। किफायती और स्वच्छ ऊर्जा की बात करेंगे SDG 7 पर, है ना। आगे हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जैव विविधता शब्द की रचना की गई थी? किसके द्वारा किया गया था जैव विविधता शब्द की रचना? बहुत अच्छा सवाल है ये, है ना। जैव विविधता शब्द की रचना किसके द्वारा किया गया था? दरअसल 2 लोग इससे समझते हैं। पहला तो यहाँ पे डी आपका हो जाएगा राइट आंसर, इसे क्लियर कर दीजिएगा। एक शब्द है जैव विविधता, जिसका पूरा नाम है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। पहले ये शब्द था, ये शब्द प्रयोग किए थे रेमंड F दासमैन। इनकी एक किताब आई थी 1968 में, ध्यान रखिएगा। इस किताब का नाम है ए डिफरेंट किंगडम ऑफ कंट्री, और इस किताब में इन्होंने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी नाम का शब्द इस्तेमाल किया था। बाद में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है वाल्टर जे रोसन, इन्होंने कहा यार ये नाम मजा नहीं दे रहा है, इसको जो है बायोडाइवर्सिटी नाम दे दो तो मजा आ जाएगा। तो बस यही नाम का परिवर्तन किया, तो इसी का नाम बदले हैं कौन? वाल्टर जे रोसन। इसलिए
हम कहते हैं कि जो जैव विविधता शब्द है उसका प्रयोग इन्होंने किया था, जैव विविधता शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था। बाकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का प्रयोग इन्होंने किया था। ठीक है। अप्रैल 2026 में गूगल ने किस स्थान पर अपना नया एआई हब लॉन्च किया हुआ है, आधारशिला रखा हुआ है। एआई हब बनाएगा वो, मतलब कौन से लोकेशन पर बनाएगा, तो विशाखापत्तनम में बनाएगा। वही चंद्रबाबू नायडू मोस्ट वेलकम करेंगे, है कि नहीं है। तो आंध्र प्रदेश में, तो बी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर साहब। ठीक है, देखिएगा अभी क्या गूगल का जो क्लाउड है ना, वो बोला है कि यार हम अपना एआई हब बनाएंगे इंडिया में, लोकेशन आपका होगा विशाखापत्तनम। इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, हम तुमको 601.4 एकड़ की जमीन दे देंगे, तो इस पर काम कर लेना। गूगल ने बोला मैं भी ठीक है, 2026 से 30 तक मैं इसमें तकरीबन $15 मिलियन का खर्च करूंगा। फिर हमारे अडानी भाई क्यों पीछे हटेंगे, इस योजना में 2 लोग और शामिल आ गए हैं। एक तो अडानी इंफ्रा का पैसा लग गया और दूसरा एयरटेल का। इन दोनों लोगों की भी सहभागिता है एआई हब को बनाने में। कहाँ पे, विशाखापत्तनम में। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। करंट की बातें थी, बहुत छोटी सी बात है, सबको जानना चाहिए। देखो यार, एक क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प को चुनना है। जो सही है वही बताना है, गलत नहीं बताना। कह रहा है कि भारत ने वर्ष 2035 तक जो गैर जीवाश्म ईंधन होते हैं, ठीक है, उन पर जो आधारित ऊर्जा संसाधन है, इससे इन्होंने कहा कि लगभग 60% विद्युत क्षमता हम हासिल करेंगे। बहुत बढ़िया है, ऐसा टारगेट रखा है। तो हाँ, मोदी जी ने 2035 में ये वाला टारगेट दिया हुआ है। मोदी जी ने ये भी कहा कि 2070 में हम नेट जीरो उत्सर्जन, यानी जो हमारा ग्रीन हाउस गैस है उसका हम उत्सर्जन नेट जीरो तक लेकर जाएंगे। हालांकि अभी हम लोग ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में पहले नंबर पे चाइना आता है, दूसरे नंबर पे यूएसए आता है, तीसरे नंबर पे भारत आता है। यानी अगर आप देखें तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में हम तीसरे नंबर पे हैं। लेकिन मोदी जी कहते हैं 2070 तक हम इसको नेट जीरो तक लेके जाएंगे, गन्ना डाल के गाड़ी चलवाएंगे। अब देखिए क्या होता है ना, जो भी हो। तो ये दोनों बात सही है, आपका सही हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर। दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। मेरे भाई समझना जरा, ये सवाल आपसे पूछेगा कि गैर जीवाश्म ऊर्जा कौन कौन सा है। तो बताना, जो सोलर एनर्जी होता है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायो एनर्जी, परमाणु ऊर्जा, ये लोग होते हैं जो गैर जीवाश्म ऊर्जा होते हैं। ठीक है। भारत सरकार ने बोला था कि हम 2030 तक 500 मेगावाट का गैर जीवाश्म ऊर्जा स्थापित करने का टारगेट रखा था। ठीक है। इन्होंने ये भी कहा था कि 2030 तक 50% जो हम एनर्जी यूज करेंगे वो गैर जीवाश्म ऊर्जा से यूज करेंगे। ये बात बिल्कुल सही भी हुआ। जून 2025 में मोदी जी ने इसको प्राप्त कर लिया था। ठीक है। भारत सरकार ने यह भी कहा कि 2035 तक जितने गैर जीवाश्म ईंधन हैं, इससे आधारित जो ऊर्जा संसाधन, उनसे हम 60% विद्युत क्षमता हासिल करेंगे। अब देखिए सरकार आगे इस पर क्या काम करती है। अगला सवाल है नेट जीरो का टारगेट, वो तो हमने आपको बताया ही है, नेट जीरो का टारगेट 2070 तक रखा गया है। अगला है समृद्ध ग्राम पहल, करा कि कौन से मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया, दूरसंचार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। तो दूरसंचार विभाग ने इसको साथियों लॉन्च किया था, समृद्ध ग्राम पहल। ठीक है, ग्रामीण विकास गलत हो जाएगा, दूरसंचार विभाग ने किया था लॉन्च, है ना। अब देखिए इसको लॉन्च किया इन्होंने कब लॉन्च, अप्रैल 2026 में। इस पहल को सूचना समाज पर, इसको एक अवार्ड मिलने वाला है, सूचना समाज पर विश्व शिखर सम्मेलन पुरस्कार 2026, ये मिलने वाला है समृद्ध ग्राम पहल को। ठीक है। इस पहल का उद्देश्य है गांव में एक ही स्थान पर सभी सेवाएं, जैसे मेडिकल हो गया और चीजें हो गई, एजुकेशन हो गया, वो सब एक ही जगह पर मिल पाए। पर ये कागजी है, ग्राउंड लेवल पर ऐसा नहीं हो पाएगा। गांव में आते आते प्रधान खा जाएगा पैसा सब, है ना। अगला है जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर। ये सवाल था ना, राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या बनाया गया है। तो चाहे राज्य हो चाहे यूटी हो, सबके लिए सेम ही था। 1855 का ये बना था ना, तो करेक्ट आंसर आपका पहला होना है, 1855 का ये बना हुआ है। जनगणना 2027 में देखेंगे तो हेल्पलाइन नंबर इन्होंने बनाया 1855। ये हर, चाहे देश हो, सॉरी हमारे राज्य के, हमारे देश के हर राज्य के लिए, यूनियन टेरिटरी के लिए एक जैसा है। ठीक है। अब जानते हैं 2027 में जो भारत में जनगणना हो रहा है, ये दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना हो रही है। अभी तक कोई डिजिटल जनगणना नहीं बनाया है, मोदी जी ने इसके लिए ऐप बनाया है और ऐप के माध्यम से हो रहा है सब कुछ। ठीक है। हमारे यहाँ जो भारतीय जनगणना के जनक हैं वो हेनरी वाल्टर जी को माना जाता है। आप जानते हैं पहली बार जनगणना 1872 में किया गया था। उस समय शासक हमारे यहाँ वायसराय लॉर्ड मेयो साहब थे। इसके बाद आप जानते हैं पूरी तरह से 1881 में आधिकारिक और व्यवस्थित जनगणना कराया जाता है। इसके बाद से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। 2011 के बाद होना था 21 में, लेकिन किसी कारणवश मोदी जी लेट हो जाते हैं और मोदी जी इसे 2027 में सीधे 6 साल बाद करवाते हैं। ठीक है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना आप जानते हैं 1951 में होती है। आप ये भी जानते हैं कि जनगणना कौन सी सूची का भाग है, तो आप बताओगे सर ये संघ सूची का भाग है। यहाँ पे याद रखिएगा वर्तमान में
जनगणना आयुक्त यानी महारजिस्ट्रार जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण है, इनका नाम आपको ध्यान रखना होगा। अगला, नवीन चंद्रम राम गुलाम, ये कारक कौन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नवीन चंद्रम मॉरिशस के प्रधानमंत्री साहब, है ना, मॉरिशस के पीएम है, तो इस प्रकार से बी आपका हो जाएगा प्रश्न में राइट आंसर यानी सही जवाब। देखिएगा, अगर हम बात करेंगे जापान के तो सनाया ताकाइची ये प्रधानमंत्री हैं, मॉरिशस में नवीन चंद्रम राम गुलाम है, हंगरी के पीटर मैग्यार हैं, जबकि ग्रीस के किरिया कोसा मितोसोटाक्सी हैं। नमो कठिन है भैया, थोड़ा 2-3 बार पढ़ने के याद आ जाएगा, ठीक है साहब। अगला, ये बुक है कि इजराइल व्हाट वेंट रॉन्ग, इजराइल के साथ क्या गलत हो रहा है भाई, इजराइल व्हाट वेंट रॉन्ग, है ना। तो ये कह रहा है कि भाई इसको लिखा किसने, तो ओमर बार्टोवा साहब ने इसको लिखा है, ओमर बार्टोवा साहब का नाम याद रखिएगा, इजराइल व्हाट वेंट रॉन्ग, है ना, तो इनका नाम आपको याद रखना होगा। कुछ बुक है जिसे आपको याद रखना होगा, एक तो है आपके हर्ष मंदर, इन्होंने लिखा अंडर ग्रे स्मोक स्काइज। चलो, फिर इसके बाद गुरजीत सिंह है द ट्यूरिन फ्लेवर, बस इतना याद रखना है, बाकी बहुत बाद में पढ़ना। केनेथ आर रोशन का है फ्लोर वार, ठीक है। फिर ओमर वाटवेयर का है इजराइल व्हाट वेंट रॉन्ग। फिर उसके बाद प्रियदर्शनी चटर्जी का फर्स्ट बाइट, बस इतना याद रखिए, बाकी चलने दीजिए। ब्रेकफास्ट स्टोरेज फ्रॉम आर्ब इंडिया, अरे यार लिख लेना, 1-2 बार 3 बार पढ़ लेना, ध्यान रख रहेगा, ठीक है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? बहुत आसान सा सवाल है, नागरिक को उड़ाने वाला दिवस कब मनाया जाता है? याद रखेंगे 7 कब मनाया जाता है, 7 दिसंबर को मनाया जाता है नागरिक उड्डयन दिवस, है ना, 7 दिसंबर को ही मनाया जाता है। पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर सही जवाब, ठीक है साहब। हम बात करेंगे कि 1 दिसंबर को तो आप जानते हैं विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दासता उन्मूलन दिवस, 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस या विश्व मृदा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस, फिर विजय दिवस 16 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को, फिर राष्ट्रीय गणित दिवस ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है साहब, है ना। अगला, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य में सैन्य अभ्यास डिजर्ट साइक्लोन खेला गया है? आप जानते हैं ये सैन्य अभ्यास है, तो भारत और कौन देश है, तो भारत और यूएई के बीच में किया गया है अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड, ठीक है। बहुत आसान सा सवाल है, तो इस प्रकार से भी आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब जानते हैं गरुड़ मित्र हम लोग किसके साथ करते हैं? भारत और इंडोनेशिया के साथ। मित्र शक्ति हमारा श्रीलंका के साथ है। वज्र प्रहार अमेरिका के साथ है। नोमैडिक एलिफेंट हम मंगोलिया के साथ करते हैं। सूर्य किरण हमारे पड़ोसी नेपाल के साथ। डेजर्ट साइक्लोन यूएई के साथ करते हैं। इक्वेरियन हम मालदीव के साथ करते हैं। काजिंद हम कजाकिस्तान के साथ करते हैं। एक दो बार आप इसे रिवाइज करते रहिएगा, आपको याद है मुझे पता है, इसलिए जल्दी बता रहे हैं। अगला, वॉच अस फॉल, वॉच अस फॉल उपन्यास के लेखक कौन है? बहुत अच्छी किताब है। वॉच अस फॉल उपन्यास के लेखक हैं कौन? वॉच अस फॉल, ये इसके लेखक है साथी क्रिस्टीना कोवाक, क्रिस्टीना कोवाक। तो इस प्रकार से डी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर सही जवाब। कुछ और पुस्तक है याद रखिएगा, जैसे मुरली मनोहर श्रीवास्तव लिखे हैं विकास पुरुष, ये लिखे हैं नीतीश कुमार के ऊपर, है ना। अभिजात जोग का बुक है भारत दैट इज इंडिया। सुनील खुल्लर साहब का है द रॉन्ग वे होम। क्रिस्टीना कोवाक का है वॉच अस फॉल। वसुदेव देवनानी का है सनातन संस्कृत की अटल दृष्टि, है ना। आज का आखिरी क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद है कि आपने कट ऑफ क्रॉस कर दिया होगा। फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप 2025 में मटेउस मिडे इन्हें मिला है साथी गोल्डन बॉल का पुरस्कार। ये कारक कौन से देश से संबंधित हैं? बहुत ही प्यारा सवाल है। आप जानते हैं कि फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप, ठीक है, किसने जीता है? तो आप बताओगे सर ये पुर्तगाल ने जीता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा पहला बनेगा यहाँ पे सही जवाब, ठीक है। अब यहाँ पे इसका कौन सा संस्करण था? तो इसका संस्करण साथी 17वां 3 से 17 नवंबर 2025 को दोहा के कतर में किया गया है। फाइनल का मुकाबला खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम दोहा में खेला गया है। फाइनल में पुर्तगाल ने ऑस्ट्रिया को हराकर के खिताब जीता है। पुर्तगाल के मटेउस मिडे को गोल्डन बॉल अवार्ड मिला है। ऑस्ट्रिया के जोहान्स मोजर को इन्हें गोल्डन बूट अवार्ड मिला है, ऑस्ट्रिया से है, ध्यान रखिएगा। जबकि पुर्तगाल के रोमारियो कोन्हा को गोल्डन ग्लव का अवार्ड दिया गया है। इन सबका नाम आपको ध्यान रखना होगा। अच्छे से तैयारी करके आइएगा, अच्छे से रिवीजन करके आइएगा। मिलते हैं हम कल दूसरे टेस्ट के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।